धूप हल्की हल्की बिखर रही थी। आंगन में तुलसी के चौरे के पास माँ अगरबत्ती जला रही थी। मैं लंदन से आया हुआ था, बहुत साल बाद। लगभग 20 साल हो गए थे इस गांव से गए हुए। हवाई जहाज से लेकर गांव के कच्चे रास्तों तक सब कुछ जैसे यादों से भरा हुआ था। मेरा नाम अभिषेक देशमुख है। आज मैं लंदन की एक बड़ी कंपनी में सीनियर इंजीनियर हूँ। लोग कहते हैं अभिषेक बहुत भाग्यशाली है, पर शायद कोई नहीं जानता कि इस भाग्य के पीछे माँ की कितनी नींदें, कितने आंसू और कितने अधूरे सपने छिपे हैं। गांव की पुरानी गली और वो मकान। मैं कार से उतरा तो मेरे बचपन का वो घर सामने था, जोशी साहब का बंगला। एक वक्त था जब माँ उसी बंगले में काम करती थी। बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा, खाना पकाना और कभी-कभी मेरे स्कूल की फीस के लिए हाथ जोड़ना। माँ का नाम सुमन है। उन दिनों हम इतने गरीब थे कि कभी-कभी रात का खाना भी सिर्फ नमक भात होता था। पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे और मैं ही माँ की दुनिया था। पर जोशी साहब, उनका दिल बहुत बड़ा था। वो गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन दिल से साधारण। उनकी पत्नी शालिनी मैडम तो माँ से ऐसा बर्ताव करती थीं जैसे अपनी बहन से। एक दिन की बात है, मैं 7वीं कक्षा में था। स्कूल से रोते हुए आया क्योंकि अगले दिन फीस भरने का आखिरी दिन था और हमारे पास सिर्फ 5 रुपए थे। माँ ने मेरी आंखों में देखा और बोली, "तू चिंता मत कर बेटा, तेरे लिए माँ कुछ भी कर सकती है।" शाम को जब माँ जोशी साहब के यहाँ काम पर गई तो पता नहीं क्या हुआ। वो वापस लौटे तो उसके हाथ में एक नीला लिफाफा था। उसमें 500 रुपए थे। "ये ले बेटा, फीस भर ले," माँ ने कहा। "शालिनी मैडम ने कहा है, अभिषेक पढ़ेगा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा।" उस दिन पहली बार किसी ने मेरे सपनों पर भरोसा किया था। कठिन साल, माँ की लड़ाई। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने 10वीं टॉप की, पर 12वीं के बाद पढ़ाई छुड़वाने की नौबत आ गई। घर चलाने के पैसे नहीं थे और माँ दिन में 2-2 घरों में काम करने लगी थी। जोशी साहब ने फिर मदद की। "सुमन, तेरे बेटे में आग है, इसे इंजीनियरिंग में भेजो, फीस मैं दूंगा।" माँ की आंखों में आंसू थे। "साहब, एहसान रहेगा उम्र भर का।" मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, शहर में हॉस्टल में रहकर। हर महीने माँ 200-300 रुपए भेज देती थी, किसी तरह जतन करके। पर एक दिन अचानक खबर आई, जोशी साहब का एक्सीडेंट हो गया। वो नहीं रहे। माँ जैसे टूट गई थी। अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं बचा था। एक अनजान चिट्ठी। जोशी साहब के गुजरने के 2 महीने बाद शालिनी मैडम ने मुझे बुलाया। मैं कॉलेज से घर आया तो माँ बोली, "बेटा, जोशी मैडम ने बुलाया है, शायद कुछ ज़रूरी बात है।" जब मैं उनके बंगले पहुंचा तो वो अकेली बैठी थीं, चेहरा उदास लेकिन आंखों में अपनापन। उन्होंने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया। "अभिषेक, ये जोशी जी की आखिरी इच्छा थी।" मैंने कांपते हाथों से खोला। उसमें एक पेपर था। लिखा था, "मेरी जमीन के पीछे जो छोटा कमरा है वो अभिषेक के नाम किया जाए। जब वो पढ़ाई पूरी करे, वहीं से उसकी जिंदगी नई शुरू होगी।" मैं स्तब्ध था। जोशी साहब ने मेरे लिए कुछ छोड़ कर गए थे, एक कमरा, लेकिन मेरे लिए वो कमरा नहीं, एक सम्मान था। साल बीते, सपने पूरे हुए। मैंने पढ़ाई पूरी की, शहर में नौकरी मिली, फिर धीरे धीरे विदेश चला गया। माँ ने कभी कुछ नहीं मांगा, बस फोन पर यही पूछती थी, "खाना खाया बेटा? ठंड तो नहीं लग रही? तो खुश तो है ना?" वो कभी नहीं बोली, "बेटा, अब हमारे लिए भी कुछ कर।" पर मैं जानता था कि उनके मन में कितनी इच्छाएं अधूरी थीं। हर साल मैं पैसे भेजता, घर ठीक करवाया, पर माँ कभी उस जोशी साहब के बंगले के कमरे को छोड़ना नहीं चाहती थीं। कहती थीं, "यहीं से हमारी किस्मत बदली थी बेटा।" वापसी 20 साल बाद। अब 20 साल बाद मैं वापस आया था। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। मैंने लंदन से उन्हें फ़ोन किया था, "माँ, मैं आ रहा हूँ, बहुत याद आ रही है।" उनकी आवाज़ आई, "जल्दी आजा बेटा, कुछ बात करनी है।" मैं पहुंचा तो देखा माँ उस पुराने कमरे में बैठी हैं जहां जोशी साहब ने हमें रहने दिया था। दीवारों पर अब भी वो पुरानी यादें जमी थीं। मैंने कहा, "माँ, अब तो नया घर बनवा लेते हैं।" वो मुस्कुराईं, "घर तो बनवा लिया तूने, पर ये जगह, ये आशीर्वाद है, इसे नहीं छोड़ना।" उसी रात माँ ने मुझसे कहा, "अभिषेक, कल तू मेरे साथ जोशी मैडम से मिलना।" मैंने पूछा, "वो अब भी यहीं रहती है?" "हाँ," माँ बोली, "पर अब उनका घर
बंद पड़ा है। बंद मकान और सन्नाटा। अगले दिन हम गए। जोशी साहब का बड़ा बंगला अब सूना पड़ा था। दरवाजे पर ताला लटका था, पर आंगन में तुलसी का पौधा अब भी था। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत मिली, बोली, शालिनी मैडम पिछले 5 साल से नहीं दिखीं। कहते हैं उनके बेटे उन्हें शहर ले गए। माँ ने दीवार को देखा और धीरे से बोली, इस घर ने हमारी जिंदगी बनाई थी। मैंने देखा, दीवार पर अब भी एक पुरानी नाम पट्टी थी, जोशी निवास। पर तभी मेरी नज़र दरवाजे के पास रखे एक पुरानी लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उस पर मेरा नाम लिखा था, अभिषेक देशमुख। मैंने माँ की ओर देखा। माँ, ये क्या है? माँ बोली, पता नहीं बेटा, जब तू गया था तब किसी ने यहाँ रखवा दिया था, तब से वहीं पड़ा है, मैंने कभी छुआ नहीं। मैंने बक्सा खोला। अंदर एक पुराना फोटो फ्रेम था, जोशी साहब, शालिनी मैडम और मैं और माँ। उसके नीचे एक चिट्ठी रखी थी। मैंने कांपते हाथों से खोला। लिखा था, अभिषेक, जब तू लौटे तब ये चिट्ठी पढ़ना। तेरे लिए एक सच्चाई हमने अब तक छुपाई है, वो सच्चाई जो तेरी माँ भी नहीं जानती। मैंने माँ की ओर देखा। वो हैरान थी, उनके होंठ कांप रहे थे। क्या लिखा है बेटा? मैंने कहा, माँ, इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो हमारे बारे में है। माँ घबरा गई। क्या मतलब, हमारे बारे में क्या? मैंने चिट्ठी को फिर देखा। आखिरी पंक्ति में लिखा था, जब तुझे ये चिट्ठी मिलेगी तब तू समझेगा कि तेरी जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं, किसी अनकहे रिश्ते की वजह से भी बनी है। रात गहरी हो चुकी थी। पुराने घर की दीवारों पर लटकती हुई घड़ी की टिक-टिक जैसे दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। मैं अब भी उस चिट्ठी को थामे बैठा था, वही चिट्ठी जो जोशी साहब ने मेरे लिए छोड़ी थी। माँ सामने बैठी थी, उनकी आंखों में बेचैनी थी। बोल ना बेटा, क्या लिखा है उसमें? मैंने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। अभिषेक, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब शायद हम इस दुनिया में ना हों। तू हमें हमेशा अपना शुभचिंतक समझता रहा है, लेकिन जो बात हमने छुपाई वो सच अब तेरे सामने रखना जरूरी है। मैंने माँ की तरफ देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने पढ़ना जारी रखा। तेरी माँ सुमन जब हमारे घर में काम करने आई थी तब वो बहुत अकेली थी। पति उसे छोड़कर चला गया था और समाज ने उसे दोषी ठहराया था। लोग ताने मारते थे, भाग गया क्योंकि सुमन अभिमानी है, पर सच्चाई कुछ और थी। माँ की आंखों में आंसू थे। बस बेटा, बहुत हुआ, मत पढ़। लेकिन मैं अब रुक नहीं सका। तेरे पिता, जिनका नाम तू जानता है, रमेश देशमुख, उन्होंने सुमन को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। सुमन टूटी, बिखरी, और जब वो हमारे घर में काम करने आई तब तेरी उम्र बस 2 साल की थी। जोशी जी ने उसे सिर्फ काम नहीं दिया, उसे इज्जत दी, और उसी दौरान उन्होंने तुझसे बेहद प्यार करना शुरू किया। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ हमारी मदद की थी। मैंने धीरे से माँ का हाथ थामा। माँ, सुन तो लो, आगे क्या लिखा है। एक दिन मैंने जोशी जी से पूछा था कि आप इतना सब क्यों कर रहे हैं मजदूर के बेटे के लिए। तब उन्होंने कहा था, शालिनी, वो बच्चा मुझे अपने खोए हुए बेटे जैसा लगता है। अगर किस्मत ने नहीं दिया तो मैं उसे अपना बनाकर पालूंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमने फैसला किया कि सुमन और अभिषेक की पहचान कभी नहीं बदली जाएगी। लोग क्या कहेंगे, ये डर हमेशा रहा, लेकिन मेरे पति ने वसीयत में तेरे लिए एक कमरा छोड़ा, ताकि कभी तू लौटे तो उसे पता चले कि इस मकान में उसका भी एक हिस्सा है, खून का हिस्सा। मैं वहीं ठिठक गया। आंसू अपने आप आंखों से बह निकले। माँ कांपती आवाज में बोली, बेटा, जो तू सोच रहा है वो सच नहीं है। मैंने माँ की ओर देखा। माँ, क्या जोशी साहब मेरे पिता थे? माँ चुप थीं। उनकी आंखों में वो जवाब था जो लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरा था। सन्नाटा और सच्चाई। उस रात हम दोनों एक दूसरे से कुछ बोले नहीं। माँ पूजा के कमरे में चली गईं और मैं पुराने फोटो फ्रेम को देखता रहा। जोशी साहब की मुस्कान अब जैसे एक रहस्य नहीं, बल्कि एक रिश्ता लग रही थी। सुबह जब नींद खुली, माँ आंगन में बैठी तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। मैं पास गया, धीरे से बोला, माँ, क्या सच में मैं जोशी साहब का बेटा हूं? माँ ने सिर झुका लिया। बेटा, उन्होंने तेरे लिए वही किया जो एक पिता करता है।
पर उन्होंने मुझे कभी कुछ गलत करने नहीं दिया। तेरा जन्म तेरे असली बाप रमेश से हुआ था, लेकिन तेरी परवरिश, तेरी किस्मत जोशी साहब ने बनाई। तो फिर ये सच्चाई क्यों छुपाई माँ? मैंने पूछा। माँ बोली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर अभिषेक को पता चला तो वो शायद ये मानना छोड़ देगा कि मेहनत से सब पाया है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि तू अपने नाम, अपनी मेहनत से आगे बढ़े, न कि किसी के नाम के सहारे। मैं निशब्द था। वो आदमी जिसे मैं सिर्फ एक साहब मानता था, असल में मेरे पिता समान थे। शायद सचमुच कुछ रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। माँ की तबीयत बिगड़ना। उस सच्चाई के कुछ ही दिन बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, उम्र हो गई है, दिल कमज़ोर है। मैंने उन्हें शहर ले जाने की बात की पर उन्होंने मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं वहीं रहना चाहती हूँ जहाँ तेरी शुरुआत हुई थी। वो रोज़ उस बक्से में रखे फोटो को देखती और मुस्कुराती। देख बेटा, वो तुझे कितना मानते थे। उनकी आंखों में अब पछतावा नहीं था, सिर्फ सुकून था। एक रात अचानक गांव में हलचल मच गई। किसी ने बताया, जोशी साहब का पुराना बंगला जल रहा है। मैं और माँ दौड़ते हुए पहुंचे। आग भयानक थी, लोग पानी डाल रहे थे पर लकड़ी पुरानी थी, आग फैलती चली गई। माँ चिल्लाई, अरे अंदर वो बक्सा है बेटा, उसमें और भी कागज़ हैं जो तेरे लिए रखे थे। मैंने रुकने की कोशिश की पर माँ ने कहा, बेटा वो कागज़ तेरे पिता की आखिरी याद हैं। और वो दौड़कर अंदर चली गई। मैंने पीछे से पुकारा, माँ नहीं। धुआं, लपटें और लोगों की चीखें, सब कुछ गुम हो गया उस एक पल में। कुछ देर बाद गांव के 2 नौजवानों ने उन्हें बाहर निकाला। माँ बेहोश थीं, पर उनके हाथ में वही पुराना बक्सा था। चेहरा जल गया था पर होठों पर मुस्कान थी। मैंने उन्हें अपनी गोद में लिया। माँ बोलो ना कुछ। उन्होंने धीमे से कहा, तेरे बाबा तुझ पर गर्व करते थे बेटा। और वो हमेशा के लिए शांत हो गईं। बक्से में रखा आखिरी सच। आग बुझने के बाद जब मैंने वो बक्सा खोला तो उसमें कुछ अज्जले कागज़ थे। उनमें से एक आधा जला हुआ पन्ना मिला जिस पर लिखा था, अभिषेक, अगर कभी तुझे अपनी माँ की आंखों में सच्चाई दिखे तो जान लेना कि तू सिर्फ उनका बेटा नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का हिस्सा है। मैंने तेरे लिए मकान नहीं छोड़ा, मैंने अपनी अधूरी जिंदगी छोड़ी है ताकि तू उसे पूरा कर सके। मैंने वो पन्ना सीने से लगा लिया। आंसू थम ही नहीं रहे थे। विदेश लौटने से पहले एक वादा। माँ की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां जोशी साहब के मकान के आंगन में तुलसी के नीचे रखी जाएं। मैंने वैसा ही किया। जब मैं लंदन लौटने लगा, गांव के लोग बोले, अभिषेक बाबू, अब वो मकान आपका है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो मकान मेरा नहीं, मेरी माँ और मेरे पिता का है। मैं सिर्फ उसकी कहानी आगे ले जाऊंगा। आज 20 साल बाद अब मैं लंदन में बैठा अपने बेटे आरव को वो पुराना फोटो दिखाता हूँ। देख बेटा, ये तेरी दादी हैं और ये जोशी साहब, जिन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया। आरव ने पूछा, डैड, क्या मैं कभी उस घर को देख पाऊंगा? मैंने कहा, ज़रूर बेटा, क्योंकि वो घर अब सिर्फ ईंटों से नहीं बना, वो त्याग, प्रेम और सच्चाई से बना है। वो घर जहाँ से हमारी जिंदगी शुरू हुई थी। आरव मुस्कुराया, डैड, मैं भी एक दिन वहाँ जाऊंगा। मैंने खिड़की के बाहर देखा। लंदन की ठंडी हवा में भी मुझे वही गर्माहट महसूस हुई जो सिर्फ एक माँ के आंचल से मिलती है। उस आंगन में अब भी कोई है। लंदन की ठंडी सुबह थी। अभिषेक अपनी मेज पर बैठा था। सामने पुराने जोशी निवास की तस्वीर रखी थी जिसे अब देखे हुए पूरे 20 साल हो चुके थे। तस्वीर पर जमी धूल उसने उंगलियों से साफ की और जैसे ही उसने उसे देखा, भीतर कुछ हिल गया। वो खुद से बोला, अब वक्त आ गया है लौटने का। आरव कमरे में आया। डैड, आप फिर वही तस्वीर देख रहे हैं? अभिषेक मुस्कुराया, हाँ बेटा, यही वो घर है जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। तेरी दादी की आखिरी इच्छा थी मैं तुझे ये घर दिखाऊं। आरव ने कहा, तो चलिए डैड, इंडिया चलते हैं। 3 दिन बाद वो दोनों भारत पहुंच गए।
हवाई अड्डे से गांव की ओर जाती जीप में बैठते ही हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। हर पेड़, हर मोड़, हर रास्ता जैसे बीते हुए वक्त का हिस्सा बन गया था। जब जीप जोशी निवास के सामने रुकी, अभिषेक की आंखें भर आईं। मकान अब पुराना पड़ गया था, लेकिन उसकी दीवारें अब भी जैसे जिंदा थी। आंगन के बीच में तुलसी का पौधा अब भी हरा भरा था, मानो माँ और जोशी साहब दोनों वहीं हों। आरव बोला, डैड, यहाँ तो सब शांत है, कोई रहता भी है? अभिषेक ने धीरे से कहा, अब नहीं बेटा, ये मकान बहुत सालों से बंद है, पर यहाँ की हर चीज में हमारी सांसें बसी है। उस रात अभिषेक ने पुराने कमरे का ताला खोला। अंदर जाते ही एक हल्की ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में कोई उपस्थिति हो। दीवार पर अब भी जोशी साहब का पुराना फोटो टंगा था और पास ही माँ की तस्वीर रखी थी। आरव ने चारों ओर देखा। डैड, अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अभिषेक मुस्कुराया, शायद तेरी दादी होंगी। इतने में दरवाजे के पास से एक धीमी सी आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। एक पुराना लकड़ी का अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक पुराना पीतल का बक्सा रखा था, जिसे अभिषेक ने पहले कभी नहीं देखा था। बक्से में कुछ पुराने कागज थे। उनमें से एक पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अभिषेक के नाम। कागज के किनारे धुंधले हो चुके थे, लेकिन अक्षर अब भी साफ थे। अभिषेक ने धीरे से पढ़ना शुरू किया। अभिषेक, अगर तू कभी इस घर में लौटे तो जान लेना कि इस मकान में तेरे लिए सिर्फ यादें नहीं, एक जिम्मेदारी भी छोड़ी है। ये घर किसी अमीर के लिए नहीं, बल्कि उन गरीब बच्चों के लिए है जिन्हें तू अपनी तरह पढ़ा सके। मैंने और तेरी माँ ने चाहा था कि ये घर एक सुमन शिक्षालय बने, जहाँ हर अभिषेक को उसका भविष्य मिले। अभिषेक के हाथ कांप गए। माँ की आवाज़ जैसे कानों में गूंज उठी, बेटा, जिस घर ने तुझे पढ़ाया, अब तू उसी घर से औरों को रोशनी देना। आरव की आंखें भी नम थी। डैड, दादी और जोशी साहब ने आपके लिए सपना देखा था। अभिषेक ने सिर झुटा लिया। हाँ बेटा, और अब वो सपना मेरा फर्ज बन गया है। अगले दिन से उन्होंने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। गांव के बच्चे इकट्ठा हो गए। कई महिलाएं आईं और बोली, बाबू, अगर यहाँ स्कूल बनेगा तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। शाम को जब अभिषेक आंगन में बैठा था, हवा फिर से तेज चली। तुलसी के पत्ते झूम उठे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। धन्यवाद बेटा। वो चौंक गया। माँ? हवा में हल्की सी खुशबू थी, वही चंदन और हल्दी की जो माँ के हाथों से आती थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया, वो मकान अब खामोश नहीं था, वो जीवित था। कुछ महीनों बाद गांव के बीचों बीच एक पट्टिका लगाई गई, सुमन शिक्षालय, जिसकी नींव प्रेम और त्याग पर रखी गई। गांव के बच्चे नए कपड़ों में आए, किसी ने फूल चढ़ाई, किसी ने तुलसी पर दीपक रखा। अभिषेक ने मंच पर खड़े होकर कहा, जब मैं छोटा था, इस घर की चौखट से निकले हर आंसू ने मुझे मजबूत बनाया। आज मैं चाहता हूं कि यहाँ से अब कोई आंसू नहीं, सिर्फ मुस्कान निकले। लोगों ने तालियां बजाईं। आरव गर्व से बोला, डैड, अब मैं समझा क्यों आपने कहा था कि ये मकान हमारा नहीं, माँ का है। स्कूल शुरू होने के 2 दिन बाद अभिषेक रात को देर तक उसी पुराने कमरे में बैठा था। अचानक दीवार से एक पुरानी डायरी गिर पड़ी, शायद साफ सफाई के दौरान बची रह गई थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे अभिषेक के नाम। अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझना कि मेरी आत्मा तेरे साथ है। तू जो भी करेगा उसमें मेरी आशीर्वाद रहेगा। याद रखना, मकान सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं होता, वो उन लोगों की दुआओं से बनता है जिन्होंने तेरे लिए अपना जीवन दे दिया। अभिषेक ने डायरी को सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। बाहर तुलसी के पौधे पर दीपक जल रहा था, जैसे माँ और जोशी साहब दोनों वहीं खड़े मुस्कुरा रहे हों। सुमन शिक्षालय अब पूरे जिले में जाना जाने लगा। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और रहने की जगह सब वहीं से मिलती। अभिषेक अब हर साल गांव आता और तुलसी के नीचे दीप जलाता। एक दिन आरव ने पूछा, डैड, क्या आपको कभी लगता है कि दादी और जोशी साहब अब भी यहाँ हैं? अभिषेक मुस्कुराया, नहीं बेटा, वो कहीं गए ही नहीं। वो हर बच्चे की आंखों में है, जो इस स्कूल में सपने देखते हैं। आरव ने धीरे से कहा, डैड, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस स्कूल को और बड़ा बनाऊंगा। अभिषेक ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, बस यही तो असली विरासत है बेटा। सांझ का समय था। अभिषेक ने तुलसी पर दीप जलाया, माँ और जोशी साहब की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। हवा में वही पुरानी मिठास थी। दूर से बच्चों की हंसी गूंज रही थी।
गुरुजी देखिए, हमने नई किताबें ली। अभिषेक ने आसमान की ओर देखा। माँ, अब आपकी कहानी पूरी हो गई। और तभी हल्की सी हवा चली। तुलसी के पत्ते झूम उठे। दीपक की लौ ठहर गई, जैसे किसी ने मुस्कुराते हुए कहा हो, अब हम सच में चैन से हैं।